ग्रेविटेशन चैप्टर में ये बताया था कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू हाइट के साथ, लोकेशन के साथ कैसे चेंज करती है, और उसी के कुछ प्रैक्टिस करा रहे थे। ठीक है ना? यस सर। याद है कुछ? यस सर। या खाली आते जाते देखते रहते हो? याद है? नोट्स पढ़ते हो घर जाके तुम लोग? बोलो। घर जाके नोट्स वगैरह देखते हो? सर देखते हैं। देखते हो, ठीक है, फिर देखते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे आज उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। किसी किसी बुक में ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा रहेगा, कहीं कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखा रहेगा। होता क्या है, कोई मान लो m मास का ऑब्जेक्ट है और उस m मास के ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये जो टर्म होता है इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। डेफिनेशन लिख दूंगा बट ऐसे समझ लो, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब किसी लोकेशन पर अगर हम 1 kg का मास रख दिए, वो 1 kg का मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ इस डेफिनेशन लिख दूंगा मैं, बट ये देख के समझ आता है इसका यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा? न्यूटन पर केजी, या जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट होगा, है ना? यस सर। तो न्यूटन पर केजी लिखा रहेगा कहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। ऑल्दो न्यूटन पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ही रहता है, बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा रहता है तो हम ये समझते हैं कि एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, लेकिन न्यूटन पर केजी लिखा रहता है तो हम ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन लिखिए। कॉपी करने को टाइम दूंगा, बस आप अभी समझ लीजिए। तो इसी कॉमन सेंस से हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। Gravitational field at a point is
force experienced by unit mass मतलब 1 kg और फोर्स एक्सपीरियंस फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स placed at that point. ठीक है, अच्छा इतना पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पर हर शेप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ और होगा, हॉलो स्फीयर के कुछ और के लिए और होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो हर शेप साइज के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है और किया जाता है। उस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए है, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जहां जितना मैंने अभी तक ये देखा है सीईटी के क्वेश्चन, तो सीईटी में ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, केवल ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम लोग कर चुके हैं स्मॉल जी। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो एक बार एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कि डिफरेंट शेप साइज के लिए डिफरेंट पोजीशन पर क्या होता है, वो एक बार एक एज ए नोट्स बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले ही कहा, चांसेस कम है कि डायरेक्ट मतलब उसके क्वेश्चंस हैं, लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि सिमिलर सेट ऑफ फॉर्मूला आपको उसमें भी मिलने वाला है। क्या बोलते हैं ये चैप्टर में?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, समझे मेरी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला लिस्ट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड याद मतलब सम एटलीस्ट डेफिनेशन तो याद होना चाहिए, क्योंकि वो जब याद होगा तभी जाके आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कैलकुलेशन वहीं से आता है। तो मतलब पूछा जाए सीईटी में या नहीं पूछा जाए, कुछ चीजें तो याद रहना जरूरी है, क्योंकि उससे फंडामेंटल मजबूत होता है। लेकिन हाँ, मैं पहले ही क्लास नोट के ऊपर ही लिख दूंगा कि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन कम होगा, ये पक्का है, लेकिन याद रखिए जरूर। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. एक मिनट, वो लिस्ट में लिख देता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं कर देते, ऐसा कैसे? शेयर स्क्रीन नोटबुक। So next heading is gravitational field due to following mass distributions। मतलब जिस मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो मास का शेप साइज कैसा है,
उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका है वो तो पॉइंट मास के लिए वैलिड है ना, समझे? तो पॉइंट मास के लिए वैलिड है। तो आइए मैं ही लिखता ही चाहता हूँ, उतना बोलने से मिलेगा, मतलब कहीं मिल जाता तो मैं ऐसे ही आपको लिख देता, कहीं मिल जाता तो वो लिस्ट में ऐसे ही लिख देता ताकि लिख, क्योंकि उसमें इतने ये लिखने में आसानी होगी, लेकिन देखा तो मुझे मिला ही नहीं। फिर भी चलो, tools select देखिए ये टोटल 7 काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड है। लिखना मत, मैं सबको एक एक करके पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या कहानी। केवल कॉपी करने से ये होगा नहीं। जैसे पहला वाला आप देख रहे हैं ना, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डायग्राम कि ये हमारा रिंग है, ये रिंग का रेडियस है a, और इस रिंग से के एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा ए नहीं, आर लिखा है क्वेश्चन, रेडियस को आर लिखा है, ए नहीं लिखा है, तो हम भी आर कर देते हैं। ये रेडियस की वैल्यू आर है फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में आर क्या है, एक्स क्या है, ये रिंग का मास m है और रेडियस आर है। इस फॉर्मूले में माइनस साइन देख रहे हो लगा हुआ है ना, माइनस GMX माइनस साइन दिख रहा है। तो इस माइनस साइन का मीनिंग ये होता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्शन ये है और उसका मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। क्लियर है? समझ आया ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? समझ आया कुछ ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? Yes, sir. दूसरा, एक्सिस ऑफ डिस्क। एक्सिस पहला क्या था? एक्सिस ऑफ रिंग था। दूसरा क्या है? एक्सिस ऑफ डिस्क। एक्सिस ऑफ डिस्क का मतलब है रिंग में क्या है कि केवल पेरिफेरी पर मास है ना, यही अगर डिस्क है मतलब मास इसके थ्रू आउट द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डिस्क हो गया। ये पूरे सेटेड पोर्शन में मास है तो आया ना। Yes, sir. तो इस डिस्क में इस डिस्क में डिस्क के एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है
उस ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ये सबसे लेंथी फॉर्मूला है ना। तो इसमें x ये हो गया और रेडियस r डिस्क का रेडियस हो गया और डिस्क का मास m हो गया। क्लियर है। थर्ड, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन द रॉड, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन द रॉड का इस फॉर्मूले की कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम ये है कि ये एक रॉड है, जिस रॉड में इस पूरे रॉड का मास m है, लेंथ l है ना। तो इस रॉड का लेंथ l है, इस रॉड का मास m है। अब इस रॉड के इस एंड से x डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, उसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला है। समझे मेरी बात। इसमें x क्या है, l क्या है, समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ, ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का मतलब ये जो रिंग पूरा था ना, ये रिंग ऐसा है और इसके सेंटर पर ये आर्क टोटल ये फाई एंगल बनाता है। तो इसका रेडियस r है। इस रिंग का मतलब ये जो ब्लैक से शेड कर रहा हूँ केवल उतने पोर्शन में मास है, समझ रहे हो ना, मास m है। तो इस पॉइंट सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला ये है। तो इसमें पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क लिखना चाहिए, ड्यू टू सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। समझ आया। Yes, sir. Yes, मैं sir. फिर कह रहा हूँ, इसमें आप लोगों को सीईटी में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बट एटलीस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कि सर्कुलर आर्क का क्या है, फॉर्मूला दे दिया तो आप कम से कम फॉर्मूला देख के तो पहचान ही सकते हैं। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो हो सकता है नहीं पूछे आपसे। समझ गए। Yes, sir. फिफ्थ, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये एक थ्रेड है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, ऊपर भी बहुत है नीचे भी बहुत है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो ये लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट p पर, ये जो रेड से शेडेड है मोटा कर दिया, मास इसमें है और इसका लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें x क्या है, लैम्डा क्या है, समझ आया। लैम्डा समझ आया कि नहीं। Yes, sir. लैम्डा इज Yes, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सिक्स्थ, ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। तो ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर के लिए आउटसाइड पॉइंट पर और इनसाइड पॉइंट पर, मतलब ये मान लीजिए मेरा सॉलिड सिलेंडर है। ये मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है और ये सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस है।
तो इसमें देखो कि दो फॉर्मूला दिया हुआ है, एक इनसाइड पॉइंट और एक आउटसाइड पॉइंट, ऐसा दिया है ना। देखिए आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट, मतलब अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ निकालना है तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट। तो सेंटर एक्सिस से x डिस्टेंस दूर यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो ये हो गया आउटसाइड पॉइंट। और इसके डिस्क के इस सिलेंडर के अंदर ही किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट P यहाँ है, इससे x डिस्टेंस इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनसाइड पॉइंट। मतलब जो x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आउटसाइड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर इक्वल टू r। इनसाइड पॉइंट का मतलब हो गया x इज लेस देन r। तो जो जिस पोजीशन पर मुझे निकालना है वो पोजीशन अगर r से बड़ा है उसका एक्सिस से, तब तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और r से छोटा है तब तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये -2 रो gx वाला। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जो रो है वो डेंसिटी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जहां भी रो वर्ड यूज हुआ है ये डेंसिटी है। ठीक है, सेवेंथ में आपको कुछ वैसे ध्यान से देखा जाए तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर एज अ कॉन्सेप्ट ये याद भी रख लो कि हॉलो स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर फील्ड 0 होता है। फील्ड 0 होगा एट इनसाइड पॉइंट, और फील्ड का वैल्यू जो भी मतलब -gm/x² होता है, तो ये तो पॉइंट मास का होता है, तो आउटसाइड पॉइंट पर होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पॉइंट मास का तो पता ही है। पॉइंट मास तो न्यूटन लॉ से आ गया ना, gm1m2/x² में एक m को 1 kg रख दो, समझ रहे हो। तो वो तो पॉइंट मास के कारण जैसा होता है ठीक वैसे ही होगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। ये दो फैक्ट याद हम लोगों को रखना है, तो इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। आया समझ। तो जरा सा समझ के इसको 15 मिनट 20 मिनट लो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरा सा बढ़िया से इसका एक बार नोट्स बना लो। इसमें आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा बट डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, तो अच्छे से इसको लिख लीजिए एक बार।
होप सबका हो गया होगा। आगे बढ़ूं क्या? यस सर, बढ़ो बढ़ो। Yes, sir. पक्का? ठीक है, चलो। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड की कहानी। हो गया सबका ना? पक्का? अब एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पहले इसी का दूसरा नाम है इंटरैक्शन एनर्जी। कॉमन नेम है इंटरैक्शन एनर्जी, वैसे इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझ लीजिए, या इंटरैक्शन एनर्जी समझ लीजिए। दो पार्टिकल के लिए इंटरैक्शन एनर्जी, मोर देन टू पार्टिकल के लिए इंटरैक्शन एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सो नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन एनर्जी। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन एनर्जी। तो देखो, इंटरैक्शन वर्ड है, मतलब दो पार्टिकल तो होगा ही, वही दोनों आपस में, दो पार्टिकल तो इंटरैक्ट करने के लिए चाहिए ना। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। दो पार्टिकल तो कम से कम इंटरैक्ट करने के लिए चाहिए। तो इंटरैक्शन एनर्जी क्या होता है? अब मान लो ये एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है मान लीजिए m2। समझिएगा जरा सा ध्यान से, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। तो ये दोनों अगर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, मतलब उस समय दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा होगा। that is force of interaction between 1 and 2 0 होगा, है ना? Yes, sir. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, that is they are not in individual's gravitational field। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में होता तो दोनों एक दूसरे को पुल करता। अब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास किसी फाइनाइट डिस्टेंस मान लो r, इस डिस्टेंस पर लाके असेंबल करता हूँ, असेंबल मतलब एक सिस्टम बनाता हूँ जिसमें कि दो मासेस m1 और m2 एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस r पर हैं, तो इस मोमेंट पर क्या होगा? दोनों एक दूसरे को पुल कर रहा होगा, ये इसको पुल कर रहा होगा, ये इसको पुल कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों को तो कोलाइड कर जाना चाहिए, है ना? Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर हम दो मास को r डिस्टेंस पर एक इक्विलिब्रियम में रखते हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंट दैट इज मैं इस पर अपोजिट डायरेक्शन में जरूर कोई फोर्स लगा रहा होगा, F एक्सटर्नल। ये हो गया F एक्सटर्नल।
और ये जो F है ये है F ग्रेविटेशनल, ये है F ग्रेविटेशनल। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको होल्ड करके रखा होगा उधर से इधर आने में, सच दैट आराम से धीरे धीरे आए, एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करे और आर्ट डिस्टेंस पर आके सेपरेट होकर रुक जाए। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है इसको जरूर कुछ वर्क करना पड़ा होगा इस सिस्टम से। इस सिस्टम बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा होगा ना। Yes, sir. Yes, इस sir. सिस्टम को इस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ा होगा, है ना। Some work must have been done by external agent in order to bring two masses at a finite distance uniformly, है ना ऐसा। तो ये जो वर्क करना पड़ा होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो वर्क है ये वर्क जिस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. तो फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे कहेंगे कि इंटरैक्शन एनर्जी नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा है, क्योंकि देखो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स किधर लगा रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। M2 को अगर देखो, M2 M1 किसी एक को देखो, फॉर एग्जांपल M2 को देख रहे हो तो M2 फोर्स किधर लगा रहा है, राइट या लेफ्ट। M2 पर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स किधर लगा रहा है, राइट या लेफ्ट। Right. Right. और M1 M2 आर्ट डिस्टेंस पर आए हैं, मतलब M2 का डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट या लेफ्ट। इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पर आए हैं तो लेफ्ट है ना M2 का। Yes, sir. Yes. तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री एंगल पर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वर्क नेगेटिव ही होगा, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ही होगा, बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव ही होगा। समझे कि नहीं? Yes, sir. इस केस में अगर हम देखें तो इसको डिफाइन करने का दो तरीका है। या तो मैं कह दूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा साइन में। Yes, sir. या इसी को मैं कहूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों एक ही बात है ना। तो दो तरीका है, या तो मैं बोल सकता हूं जैसा ऊपर लिखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
या मैं ऐसा लिख दूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो ये दो तरीका है इसको डिफाइन करने का। कहीं कहीं बुक में आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिखा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए हमारे पास ये डेफिनेशन हो गया। अभी 2 सीखते हैं, फिर 3 भी सीखेंगे, 4 भी सीखेंगे। तो फाइनली मेरे पास हो गया एज अ फॉर्मूला कि एक पॉइंट मास है m1, एक पॉइंट मास है m2। इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस r है तो ये दोनों मिलाकर जो एक सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मास बना, इसका इंटरैक्शन एनर्जी U12 का मतलब हुआ इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ 1 and 2, ये होगा माइनस ऑफ G m1 m2 अपॉन R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। ये बहुत यूज है, सीटी बोर्ड दुनिया जहान सब में पूछेगा। ये फॉर्मूला हो गया इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस। इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस। ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल होगा, तो वो सब तो आपको मालूम ही है, वो मैं क्या बताऊं जो एनर्जी का नॉर्मल यूनिट होता है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं अगर 2 से ज्यादा मास रहे तो इंटरैक्शन एनर्जी कैसे निकालते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया? हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको 2 पॉइंट मास का फॉर्मूला आ गया तो सिस्टम में अगर मोर देन 2 मासेस हैं तो भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप किसी भी सिस्टम में लिख सकते हैं। ऐसे 3 से ज्यादा का आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि लेंदी हो जाता है। जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है, इसमें 3 पॉइंट मासेस हैं। एक मास रहा m1 कहीं भी, एक मास रहा m2, एक मास रहा m3। अब कोई पूछे इस सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी कितना है, तो यहाँ पर अगर देखोगे 2 पॉइंट मास सिस्टम का फॉर्मूला मुझे मालूम है, तो m1 m2 मिलाकर एक 2 पॉइंट मास सिस्टम बन रहा है। m1 m3 मिलाकर दूसरा पॉइंट मास सिस्टम बन रहा है। m2 m3 मिलाकर तीसरा पॉइंट मास सिस्टम बन रहा है। तो इस केस में जो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा, जितने भी 2 पॉइंट मास सिस्टम बनेंगे उन सब का सम होगा। जैसे 1 2 का होगा प्लस 2 3 का होगा प्लस 3 1 का होगा। आया समझ में? बोलो। Yes, 1 sir. 2 1 2 के बीच के Yes, sir. डिस्टेंस R12 लिख देते हैं। 2 3 के बीच के डिस्टेंस को R23 लिख देते हैं। 1 3 के बीच के डिस्टेंस को अगर हम R13 लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा हो गया, माइनस जी m1 m2 अपॉन R12 माइनस जी m2 m3 अपॉन R23 माइनस जी m1 m3 अपॉन R13। तो इसी तरह से देख रहे होगे, अगर 4 मासेस तो 4 मासेस में ऐसे ऐसे कितने टर्म आएंगे, कौन बताएगा? जैसे 3 मास में 3 टर्म आया ना, Yes. तो 4 में कितना आएगा? 4. बट 2 में तो एक ही आता है। 2 पॉइंट मास का तो एक ही आता है। 3 में 3 आया, 4 में कितना आएगा? जैसे ए बी सी है तो ए बी बी सी सी ए के 3 कॉम्बिनेशन बने, तो ए बी सी डी 4 है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6. 6। वेरी गुड। तो इसलिए मैंने कहा कि 3 से ज्यादा लग ही रहा था. 3 से ज्यादा आप लोगों को नहीं पूछेगा क्योंकि 6 का टर्म लिख के ऐड करना मुश्किल है। बट हाँ, नंबर तो पूछ ही सकता है ना। जैसे ए बी बी सी सी ए डी बी डी सी डी ऐसे करके टोटल 6 टर्म बनेंगे। और मैथ अगर पढ़ोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो 4C2 की वैल्यू 6 होती है। मालूम है? कुछ ऐसा सुने हो कभी? नो सर, अभी सुन रहे हैं. ठीक है, जब सुनोगे तो ये ओरली बता दोगे। मतलब कोई पूछे कि 98 नंबर में दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितना बनेगा, तो 98C2 होगा। दैट इज 98 इंटू 49। 98 C2 मतलब हो गया 97 इंटू 49। बट एनीवे, अगर पॉइंट मास सिस्टम का लिखने आता है तो एक सिस्टम में कितने भी पॉइंट मास हो, 3 मास का सिस्टम हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, हम लिख सकते हैं। ये बात समझ आया? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देखते हैं।
लिख लिए? लिख लिया सबने? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन करो, थोड़ा सा देखते हैं दिमाग लगा के कि क्या सीन है। इसी पे बेस्ड जो अभी सिखाया है एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में डायग्राम भी है, वो देता हूँ। कोशिश कीजिए इसका।
आया आंसर? बोलो कोई। यस सर, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो मैं भी बता दूं, ए पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी आया होगा, तीनों आइडेंटिकल हैं, तो -3 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन डी। ये आंसर आया है ए का। यस सर। बी पार्ट बताओ। तो देखो, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनली क्या हो गया? 2d हो गया, डिस्टेंस साइड लेंथ, और इनिशियली d था, तो -3 gm² अपॉन 2d, ये हो गया फाइनल एनर्जी। हाँ या ना? इनिशियल एनर्जी -3 gm² अपॉन d, ऐसा हो गया। बोलो, सिस्टम में वर्क डन क्या होगा? सिस्टम के पास फाइनली एनर्जी कितनी है और पहले कितनी थी, इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। हाँ या ना? सर बोलो। नहीं समझा। नहीं समझा? तेरे पास पहले 5 रुपए थे और फिर तेरे पास 10 रुपए हो गए, 10 नहीं, मान ले 20 रुपीज हो गए, ठीक है? इसका मतलब है तुम्हारा जो 15 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है तुम्हारे सेविंग में, वो किसी ने तो किया रहा होगा, किसी का वर्क डन है ना? यस सर। तो सिस्टम पर तुम पर वर्क कितना हुआ? तो तुम पर वर्क हुआ 15 रुपीज के बराबर, तभी तो तुम्हारा बैलेंस 5 रुपीज से इंक्रीज करके 20 रुपीज हो गया। तो ये सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी थी, ये सिस्टम के पास फाइनल एनर्जी हो गई। तो ये जो एनर्जी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जब तुम्हें किसी ने तो पैसे दिए होंगे, पापा या मम्मा ने, है ना? यस सर। तो वो किसी ने का मतलब हो गया कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम पर कितना वर्क हुआ? तो इस सिस्टम पर फाइनल और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस वर्क हुआ। आया समझ में? यस सर। तो 3gm² by 2d, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। इसको कॉपी कर लीजिए और फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए सेकंड। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन कीजिए।
आया कुछ आंसर इसका? कुछ समझ आ रहा है कैसे होगा? बोलो। बोलो बेटा, कोई तो बताओ। आवाज आ रही है? यस सर। बोल ना, कुछ तो बता। देख, आसान है, तुम लोग डर गए ऐसे, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। ये है M1 और ये है M2। अभी इन दोनों के बीच मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना? लिखा है इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, है ना? यस सर। तो अभी इसके पास जो इनिशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक भी 0 और पोटेंशियल भी 0। टोटल एनर्जी इनिशियल कैपिटल ई लेते हैं, टोटल इनिशियल एनर्जी 0 होगी। इसमें कोई दिक्कत? इंटरैक्शन एनर्जी भी 0 और काइनेटिक भी 0 क्योंकि रेस्ट में है ना? यस अब सर। तो इन दोनों को छोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहा था, तो दोनों एक दूसरे के पास आ गए, डिस्टेंस d पर आ गए। इस मोमेंट पर इसके पास भी इधर स्पीड होगी, इसके पास भी इधर स्पीड होगी, है ना? कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे ही करेंगे ना, दोनों के पास स्पीड होगी। यस सर। तो आपसे पूछा है फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिख रहा है, v1 प्लस v2 होगा। तो मुझे v1 प्लस v2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है ये बात समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या ढूंढना है ये समझ आया? कैसे ढूंढना है मैं बताता हूँ, बट क्या ढूंढना है समझ आया? यस सर। यस सर। तो ये है इनिशियल कंडीशन
और यह है मेरा फाइनल कंडीशन जिस मोमेंट पे मुझे V1 V2 ढूंढना है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी तो 0 है। फाइनल एनर्जी को अगर हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो इसके पास इंटरेक्शन एनर्जी होगा -Gm1m2/d होगा। Yes, sir. और इसके दोनों के पास अपना अपना काइनेटिक एनर्जी भी होगा। होगा। Yes, sir. इस पूरे सिस्टम पर अगर देखा जाए तो नेट फोर्स 0 है। जितना M1 M2 पर लगा रहा है उतना ही M2 M1 पर लगा रहा है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। बोलो। Yes, sir. तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर देंगे। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो हम लोगों को ऐसा मिलेगा, आप करके देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी, माइनस साइन के कारण उधर चला जाएगा 0 से, तो ऐसा हो जाएगा। हो गया। हो गया। Yes, sir. न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो? न्यूटन्स लॉ चैप्टर चल रहा है, सर ने पढ़ाया है क्या? हाँ सर, Yes, स्टार्ट sir. हुआ है। चैप्टर चल रहा है। तो सिस्टम पर सेकेंड लॉ क्या है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सिस्टम पर दोनों सिस्टम मिला दें तो नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 है, मतलब कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल 0 था, फाइनली में m1 v1 राइट में है और m2 v2 लेफ्ट में है। तो m1 v1 माइनस m2 v2 होगा वेक्टर फॉर्म में। होगा। Yes, sir. तो यहां से मुझे मिला m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, दो अननोन v1 v2। इन दोनों इक्वेशन से ये क्या, ये सिंबल में इसलिए टाइम लग रहा है मुझे समझाना है। क्वेश्चन में 1 kg 2 kg डेटा दिया रहता तो ये सब छोटे छोटे टर्म बन जाते। तो m1 v1 और m2 v2 की वैल्यू इक्वल होगी, ये बात समझ आ गई? आ गई? समझा। हाँ, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v1 v2 की वैल्यू निकालिए।
सर सर आया आंसर कुछ? yes sir v1 is equals to root 2gm2 the whole square upon नहीं root 2gm2 square upon r m1 plus m2 फाइनली आपका v1 प्लस v2 का वैल्यू ऐसा आया अंडर रूट 2g m1 प्लस m2 अपॉन d, ऐसा कुछ आंसर आया? मुझे तो v1 प्लस v2 की वैल्यू चाहिए थी ना, नहीं आया? चलो v1 v2 का इंडिविजुअल वैल्यू लिख दूं? yes sir मैंने इंडिविजुअल वैल्यू निकाला हमें तो सम करके चाहिए ना आंसर। इंडिविजुअल वैल्यू में कहें तो v1 आया मुझे अंडर रूट 2g, एक सेकेंड, अंडर रूट 2g बाई डी, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, और v1 में यहाँ पर आ गया m2, और v2 में आ जाएगा इतना ही अंडर रूट 2g अपॉन d इंटू m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाय रूट के बाहर m1। ये हो गया v1 और v2 का वैल्यू आया है ऐसा? yes sir वेरी गुड, तो सही आंसर है। तो यहाँ से फाइनली मुझे v1 प्लस v2 मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, रूट के अंदर ले जाने के बाद होल स्क्वायर सब कैंसिल होने के बाद ऐसा बचेगा 2g m1 प्लस m2 अपॉन d।
ठीक है, चमका कुछ। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। या बाय।